Class 9, very good morning. History revision, chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. Question number 1, what were the social, economic and political conditions in Russia after 1905? Very important question, बहुत ही important question है, long question है ये. सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन रशिया की बतानी है 1905 से पहले. 1905 से पहले क्या कंडीशन थी रशिया की? पहले हम सोशल कंडीशन बड़े शॉर्ट में बता रहे. वर्कर्स वर अ डिवाइडेड ग्रुप. जो वर्कर्स थे उनको एक डिवाइडेड ग्रुप में बांट दिया गया था. सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस. कुछ वर्कर्स का गांव से, बहुत सारे गांव से अच्छा बॉन्डिंग थे, लिंक थे. अदर हैड सेटल्ड परमानेंटली इन सिटीज़. कुछ वर्कर्स स्थायी तौर से, परमानेंट तौर से शहरों में सेटल हो गए थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दियर स्किल्स. जैसे जैसे हुनर था, कोई बढ़ई है, कोई काश्तकार है, ठीक है, कोई खेत में काम करने वाला है, मतलब उनके स्किल्स के ऊपर उनको डिवाइड किया गया था. और ये डिवीजन अमंग वर्कर्स रिफ्लेक्टेड इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स टू. ठीक है जी, ये वर्कर्स अपने इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते थे अपने ड्रेस से, अपने मैनर्स से. अब आता है सेकंड हमारा इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत सारे उद्योग जो थे, उद्योगीकरण के जो सेटअप्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. ये इंडस्ट्रियलिस्ट की. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज. बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी उनका सुपरविजन सरकार करती थी. द इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. छोटे छोटे पॉकेट्स में इंडस्ट्रियल सेटअप थी. बहुत सारी फैक्ट्रीज व सेटअप इन 1890s. अभी हाल ही में 19वीं शताब्दी शुरू होने से पहले बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई थी जब रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया गया था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज. औद्योगिकरण में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया. कोल प्रोडक्शन बढ़ी, ठीक है, दुगनी हो गई रादर, और चौगुनिया हो गया आयरन एंड स्टील का आउटपुट. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी ये पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई इंडस्ट्रियलिस्ट की. तो ये तो इकोनॉमिक कंडीशन थी. पॉलिटिकल कंडीशन में लिखेंगे आप, रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़. जैसे दूसरे कंट्रीज़ ऑटोक्रेटिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वैसे ही रशिया भी था. द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. सार, ये जो वर्ड है आपको याद कर लेना, TSAR. ये पार्लियामेंट का एक सब्जेक्ट नहीं था, हिस्सा नहीं था. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू द एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, लिबरल्स जो अब उठ खड़े हुए रशिया में, उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि ये स्टेट ऑफ अफेयर्स को अब वो ख़त्म कर देंगे. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ने स्ट्रगल किया, राइट, पेजेंट्स के लिए, किसानों के हक के लिए. जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे. 1905 वो साल था व्हेन द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टुक प्लेस. 1905 में ही ये ब्लडी संडे का जो वाक़या था ये हुआ था, जिसमें करीबन 100 वर्कर्स मार दिए गए थे और 300 वर्कर्स जख्मी हो गए थे. ब्लडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम टू बी known as
1905 रेवोल्यूशन। इसको इसलिए बड़ा वो माना जाता है 1905 के रेवोल्यूशन को, क्योंकि इसमें बहुत ब्लड शेड हुआ था। 100 वर्कर मर गए थे, 300 वुंडेड हो गए थे। ठीक है बेटा, तो ये था रशिया का हाल, सारा डिस्क्राइब किया है बड़े छोटे छोटे 3-4 पॉइंट में मैंने। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये लो एक स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप आंसर लिख सके, याद कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970। 1917 से पहले जो यहाँ की आबादी थी रशिया की, वो किस तरह से यूरोप के देशों से अलग थी। ठीक है, प्रश्न समझ लग गया ना आपको कि किस प्रकार से यहाँ की पॉपुलेशन डिफरेंट थी। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चर। आप सीधा सीधा लिखिए कि बहुत सारी 85% के करीबन, ठीक है, लोग जो थे किसानी से, खेती बाड़ी से काम करते थे, रोजी रोटी कमाते थे, पेट भरते थे रशिया में। और एग्रीकल्चर जो था इनका मेन वो था। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर दैन इन मोस्ट यूरोप कंट्रीज। अगर हम देखें 85% तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और यूरोप के देशों में शायद इतने लोग नहीं थे जो कि खेती बाड़ी या किसानी में थे। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन यहीं का था। इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40 and 50%। तो आप देख ही लीजिए, फ्रांस और जर्मनी में अधिक नहीं था, अत्यधिक 85% था। यहाँ रशिया में वहाँ 40 और 50% के बीच लोग कल्टीवेटर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। और जो कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जिस देश में इतनी जनसंख्या 85% ग्रेन्स उगाती हो, वो कैसे नहीं, वो देश एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होगा ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का। वाई डिड द सारेस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970। अब ये सार की जो ऑटोक्रेसी थी ये क्यों कोलैप्स हो गई, क्यों ख़त्म हो गई 1917 में, कैसे ख़त्म हुई। आफ्टर 1905 मोस्ट ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज़ वर डिक्लेयर्ड इलीगल। देखिए 1905 के बाद बहुत सारे व्यापार के यूनियन जो थे, व्यापारियों के यूनियन, और जो कमेटियां बनी थी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ की, उनको इलीगल, अवैध घोषित कर दिया गया। और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, राजनीतिक एक्टिविटी नहीं होनी, क्योंकि इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सार जो था डिसमिस द फर्स्ट 2 ड्यूमास वेरी क्विकली। पहले 2 ड्यूमास जो थे उनको उसने डिसमिस किया। आगे समझाएंगे, ड्यूमास पे एक शॉर्ट नोट दिया है क्या होता है। उनको बड़ी क्विकली डिसमिस कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज अथॉरिटी एंड पावर्स टू बी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सार ये नहीं चाहता था कि उसकी पावर को, उसकी पावर्स को, उसके अधिकार को कोई प्रश्न लगे, कोई प्रश्न पूछे। द थर्ड ड्यूमा वाज फिल्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जो थर्ड ड्यूमास थे उसमें ज़्यादातर कंजर्वेटिव राजनीतिज्ञ थे। पहले वर्ल्ड वॉर में द सार स्टार्टेड टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द ड्यूमा। ये भी एक बहुत बड़ा विचार है। पहले वर्ल्ड वॉर में सार ने जो कुछ भी यूनिलैटरल डिसीजन लिए, ठीक है, बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना ड्यूमा को कंसल्ट किए सार ने फैसले लिए। वाइल रशियन सोल्जर वर रिट्रीटिंग फ्रॉम दी वॉर। जब रशियन सैनिक अपना वापस जा रहे थे वॉर से,
Large swaths of agricultural land was burnt and buildings destroyed by them on the orders of Tsar. सार इतना ख़तरनाक था, उसने फिर ऑर्डर दे दिए। रास्ते में उन्होंने बहुत तहस नहस कर दी, बिल्डिंग्स जला दी, सारे खेत खलिहान जला दिए। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन वर पेजेंट्स, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, इस काम में ही थी, एग्रीकल्चर के फार्मर्स थे। एंड द लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फ्यू प्राइवेट पीपल, और जो भूमि थी कुछ प्राइवेट पीपल के अंडर ही थी, अधीन थी। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ रेवोल्यूशन एंड द कोलैप्स ऑफ सार ऑटोक्रेसी। तो आपको ये लग गया समझ? सार ने अपनी पावर्स को इस तरह से मिसयूज़ किया और धीरे धीरे उसकी ये सब कुछ कोलैप्स हो गया, राइज ऑफ रेवोल्यूशन होती। ठीक है जी, ये तो आपका थर्ड था और है भी इम्पोर्टेंट है ये राइट क्वेश्चन। ये लीजिए, मैं नज़दीक से कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने लेना है ले लीजिए, क्योंकि दोबारा फिर एक रीडिंग कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। आप लोगों ने लिखे तो होंगे ही नहीं ये क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ले लिया आपने। नेक्स्ट, what are the main changes brought about the Bolsheviks immediately after the October Revolution? very important. Bolsheviks ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या मेजर चेंजेस लाए? Industries and banks were nationalized by November 1917. Government took over ownership and management. पहला पॉइंट, बैंक्स और इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी गई 1917 में, और सरकार ने मैनेज करने के लिए सारी ओनरशिप अपने अधीन कर ली। दूसरा पॉइंट, द लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। लैंड जो था ये घोषित कर दिया गया कि ये सामाजिक प्रॉपर्टी है, इन लोगों की प्रॉपर्टी है, और इनको अधिकार दे दिया, किसानों को भी ये अधिकार मिल गया, और वो नोबिलिटी से अपने लैंड्स खींचने लगे, छीनने लगे। शहरों में बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहरों में इन द सिटीज़ बोल्शेविक्स ने ये एनफोर्स किया, बड़े बड़े जो घर हैं उनके पार्टीशंस किए गए, जितनी भी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसीज वर बैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे पहले, जो उपनाम से चलते, बड़े बड़े नाम से चलते थे, उन सबको बैन कर दिया गया। एरिस्टोक्रेसी बैन कर दी गई। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, फ़ौज की ड्रेस भी, रंग भी, और ऑफिशियल्स की जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, वो बदल दी गई, नए तरीके की हुई अपने हिसाब से। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब आपको अच्छे से समझ लग गया है। चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था, मैडम ने, जसलीन ने पढ़ाया था, तो अब आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ। बोल्शेविक्स जो थे, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को कहा गया है। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी एक ही चीज़ है, उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी दिया गया। बोल्शेविक्स कंटिन्यूड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंडक्ट किया। हाउएवर दे फेल्ड टू अटेन द मेजॉरिटी, हालांकि इसमें उनको मेजॉरिटी प्राप्त नहीं हुई, मेजॉरिटी नहीं मिली, और असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक। और इस असेंबली में जब उनको मत प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ से बोल्शेविक्स को हटा दिया गया, राइट। एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन जो नेता था उसने इस असेंबली को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बिकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। रशियन कांग्रेस सोवियत की वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और इस प्रकार रशिया वन पार्टी स्टेट कहलाने लगा, बन गया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जितने भी ट्रेड यूनियन थे वो पार्टी के अध्यक्षता के अधीन थे। द सीक्रेट पुलिस पनिश्ड एनीवन हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स।
अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अगर कोई किसी तरह की भी आलोचना करता था और उसको पकड़कर पनिशमेंट दी जाती थी। इसके लिए एक सीक्रेट पुलिस रखी थी, वो खुफिया विभाग की पुलिस जो ये चीज़ों का पता लगाती रहती थी। और बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के साथ साथ लेखक, राइटर्स, वो भी अब सोशलिज़म के खड़े हो गए और पार्टी की सपोर्ट में हाथ बटाने लगे, राइट। और आखिरी पॉइंट जो लिखा है 10वां, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आर्ट्स में किए गए, आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारे अध्ययन किए गए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे नाखुश थे क्योंकि सेंसरशिप कर दी गई थी, और बिकॉज ऑफ सेंसरशिप मैनी ऑफ द आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर नॉट हैप्पी। लीजिए बेटा, मारिए एक स्क्रीनशॉट इसका, जो वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस यस प्लीज़। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं जो सर ने लिख दिए हैं। ये था आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट फ्यू लाइन्स टू शो अबाउट व्हाट यू नो अबाउट, मतलब एग्ज़ाम में आपको आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्यूमा, ठीक है, या द कुलाक्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट दीजिए, 2 नंबर में आ गया। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। कुलाक्स के बारे में 3 पॉइंट दिए सर ने बना के, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। कुलाक्स बहुत अमीर पेजेंट्स थे जिसको स्टालिन बिलीव करते थे कि वो काला बाजारी करते हैं, ग्रेन्स को होर्ड करते हैं अपने गोडाउन्स में और अपना प्रॉफिट खूब बनाते हैं जब, ठीक है। होर्डर्स हैं जितने भी वेल्दी पेजेंट्स हैं, ये होते थे कुलाक्स। जब टाउन्स को फोर्स किया गया acute शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, कुलाक्स वर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट, ठीक है। जब मार्केट में शॉर्टेज हो गई खाने की, फूड ग्रेन्स की, तो कुलाक्स को ही इसका जिम्मेवार ठहराया गया। तीसरे पॉइंट में, स्टालिन थॉट इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट देम सो दैट फार्म्स कुड बी मॉडर्नाइज। अब इन लोगों ने पैर फंसा रखे थे। स्टालिन का कहना है ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुलाक्स को सोसाइटी से एलिमिनेट करना, जिससे कि अपने फार्म्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किया जाए, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट्स 2 मार्क्स में बहुत अच्छे हैं। द ड्यूमा कौन थे? 1905 में सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ड्यूमा। तो ड्यूमा मतलब याद कीजिए पार्लियामेंट जो कंसल्टेटिव है। एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया था, सार ने इसकी परमिशन दी थी, उसे ड्यूमा कहते हैं। द सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। जो पहले का ड्यूमा था उसको सार ने बिल्कुल खारिज कर दिया 75 दिन के अंदर अंदर, और सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट करके 3 महीने के लिए गद्दी पे ला दिया। सार डिड नॉट वांट एनीवन इन टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। ये सार जो था बड़ा अजीब किस्म का इंसान था। वो चाहता था कि कोई भी उससे प्रश्न ना करे उसके अधिकारों का, या उसको अंडरमाइन ना करे, या उसकी पावर्स को कमती ना कर दे, रिड्यूस ना करे, ठीक है। तो उसने सेकंड ड्यूमा भी 3 महीने के लिए री इलेक्ट कर दिया था। सार चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। सार ने वोटिंग सिस्टम, वोट करने के लॉज भी बदल दिए थे, और द थर्ड ड्यूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन की तरह पैक कर दिया। लिबरल्स और लिबरल्स जो थे या रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको बाहर कर दिया, इसके बीच नहीं रखा। तो ये था ड्यूमा के बारे में।
तीसरा वो पूछता है विमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, 1900 और 1930 के बीच जो वेमेन वर्कर्स थे, भाई उसके बारे में 2 पॉइंट ही मिलते हैं कि 1900 से 1930 के बीच जो औरतें वर्कर्स थी, ठीक है, उनका अधिकार पूरे नहीं होते थे, इक्वल राइट्स नहीं थे। पहला पॉइंट बना लो, मैंने लिखा नहीं है, उनको इक्वल राइट्स नहीं मेल की तरह दिए जाते थे। दूसरा पॉइंट लिखिए कि उनके वेजेस ना, उनकी दिहाड़ियाँ आदमी के दिहाड़ी से कम थी। अगर आदमी 80 रुपये ले रहा है तो वो उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और औरतें जो थी कुल मिलाकर फैक्ट्री की 31% काम करने वाली फोर्स थी। मतलब एक फैक्ट्री है तो उसमें 100 में से 31 बंदे जो हैं वो औरतों में नाम से हैं। चौथा शॉर्ट नोट कहता है लिबरल्स पे। अब आपको आंसर में पढ़ाया गया रेवोल्यूशनरी, तो आप पता है क्रांतिकारी। लिबरल्स कौन थे? ये वो थे जो सारे धर्मों को बराबर मानते थे। पहली पॉइंट, दे कंसिडर्ड ऑल द रिलीजन्स एज इक्वल। ये वो थे जो विश्वास करते थे कि मैन जो हैं उन्हीं को राइट टू वोट है, या वो ही प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं। औरत के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, औरत को कोई वोट का हक नहीं है, ये ऐसे कहते थे। दे वांटेड एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। हाँ, वैसे चाहते ये वही थे कि एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए जो देश को गवर्न करे। तो ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए 2 नंबर में लिबरल्स के बारे में, ठीक है। सब रिलीजन्स को एक जैसा मानने वाले थे। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, नाम से ही कलेक्ट करना प्रोग्राम, स्टालिन ने ये प्रोग्राम 1929 में शुरू किया। उसका विश्वास था कि इस प्रोग्राम से ग्रेन सप्लाईज, ठीक है, वो इम्प्रूव होंगी, उसमें सुधार आएगा। तीसरा पॉइंट, सारे जो किसान थे उनको कलेक्टिव फार्म्स पे काम करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया गया, और ये कलेक्टिव फार्म कॉलहोज कहलाते थे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है, कि कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाता था। What are collective farms known as? या the collective farms are known as dash colhouse। और कुल मिलाकर अगर हम देखें, सप्लाई की जो सिचुएशन थी, फूड सप्लाई की सिचुएशन थी, वो वर्सन हो गई थी, बद से बदतर हो गई थी। सो चिल्ड्रन, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए तो मैं एक बार फिर से स्क्रीनशॉट के लिए आपको पूरा पेज दे रहा हूँ। लीजिए, फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज पूरा क्लियर आ रहा है, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ इट्स टाइम फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ थर्ड पेज। दिस इज द फोर्थ पेज, द लास्ट क्वेश्चन, जो कि राइट शॉर्ट नोट्स हैं, इसका भी ले लीजिए। और ये लास्ट पेज, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। सो चिल्ड्रन, नाउ यू हैव द नोट्स, यू हैव बीन एक्सप्लेन द चैप्टर आल्सो प्रॉपरली। बड़े प्रिसाइज नोट्स तैयार किए गए हैं आपके लिए, बड़ा समय लगा, लेकिन ये आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। जो इनको पढ़ेगा, याद करेगा, विल बी ऑन द टॉप नॉच। थैंक यू and have a nice day.